एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट के 60 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 60 मार्क्स के लिए, जिसमें से 10 नंबर मैथ की पेडागोजी, 10 नंबर साइंस की पेडागोजी, 30 मार्क्स किस के? हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी के, और 10 मार्क्स अप्रोक्सीमेट सीडीपी के अंदर जो पेडागोजी इंक्लूड करेंगे उसकी। तो ठीक है, कितने हो गए? 30, 50 और 10 60। 60 मार्क्स अगर हम सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के बेस पे गेन कर लेते हैं तो 55 प्लस मार्क्स हमें कौन दे के जाएगा? अपना सब्जेक्ट दे के जाएगा। 55 प्लस मार्क्स हमें अपना सब्जेक्ट दे के ही जाएगा अगर हमारी अपने सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड है तो कितने हो गए ये? 5 और 11, ये हो गए 115, और 5-7 नंबर हम हिंदी और इंग्लिश से भी गेन कर सकते हैं, सीडीपी से गेन कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी हमारी चलेगी ये अप्रोक्सीमेट 120 मार्क्स की चलेगी, और 120 मार्क्स तो हमें चाहिए भी नहीं। अगर हमारे 100 प्लस या 90 प्लस मार्क्स का स्कोर भी हम कर लेते हैं तो हम सेफ जोन में हैं। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगी एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड में आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे ध्यान रखने हैं जिनको देखते ही आपको आंसर को नेगेटिव कर देना है, उसको सिलेक्ट नहीं करना, उसको रिजेक्ट कर देना है। कुछ कीवर्ड मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि वो अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो आपको जो आंसर है वो एक्सेप्ट कर लेना है, रिजेक्ट नहीं करना है। देखो, मेन बात ये है कि सीटेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि एक ऑप्शन दिखा और वही ठीक है। उसमें कम से कम आपको 3 या 4 ऑप्शन देता है, उसमें से आपको ये पूछता है कि इनमें से कौन से ठीक है और कौन से गलत है। या तो वो ठीक के बारे में पूछ लेता है या वो आपसे गलत के बारे में पूछ लेता है। तो उन ऑप्शन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखने होंगे। मेनली मैं बात करूँ सीडीपी की और पेडागोजी की, ठीक है। तो लगभग सीडीपी में भी वही सेम चीज़ें हैं और पेडागोजी में भी, इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीडीपी और पेडागोजी के अंदर जो डिफरेंस है वो किस बात का है? ये जो कुछ मनोवैज्ञानिक हमने दिए हैं, जैसे मैं बात करूँ जीन पियाजे की बात करूँ, वाइगोत्स्की की बात करूँ, या फिर कोलबर्ग की बात करूँ, हावर्ड गार्डनर की बात करूँ, नाम चॉम्स्की की बात करूँ, तो ये 4-5 जो मनोवैज्ञानिक है जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो इनडायरेक्ट मनोवैज्ञानिक से पूछ लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? एनसीएफ। एनसीएफ एक ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीडीपी के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हर एक की पेडागोजी को एनसीएफ से जोड़ के पूछ लेता है, ठीक है। और एक एनईपी से क्वेश्चन आएगा, आरटी से क्वेश्चन आता है, आरटी के अंदर जो धाराएं हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। इस आरटी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन हर एक की पेडागोजी के अंदर, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी के अंदर पूछा जाता है, वो है सीसीई। सीसीई को आपको फोकस में रख के, सीसीई को आपको ध्यान में रख के हमें हर एक की पेडागोजी को कवर करना है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि सीसीई के अंदर भी आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस बात पे फोकस करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें, समावेशी शिक्षा, इसके अंदर समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन भी सीडीपी तक ही सीमित नहीं रहता, ये भी पेडागोजी से जोड़ के पूछता है। सीडीपी के अंदर जो समावेशी शिक्षा है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, सही बात है, ठीक है। और ये है टीचिंग कुछ मेथड, ये टीचिंग कुछ मेथड है जिनमें से मेन जो है वो है आगमन निगमन विधि। इनका जो रोल है वो मैथ और साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। किस किस का? जो इंडक्टिव मेथड है और जो डिडक्टिव मेथड है उसका मैथ और साइंस वाले बच्चों के लिए मेन रोल होता है, ठीक है। और एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। तो अब बात करते हैं उन कुछ कीवर्ड्स की जिनको आपको देखते ही ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जो मेथड है अगर वो आपने सीख लिया है तो आप सीटेट के एग्ज़ाम में तो मार नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। और लगभग जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो ये क्वेश्चन पेपर जो हमारे आते हैं उनका मेन रोल ही ये है कि अगर हमने ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लिया है तो हम मार नहीं खाते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हमारा इतना स्ट्रोंगली प्रिपेयर हो या ना हो। लेकिन कुछ
वहाँ पे माइंड की प्रेजेंस ऐसे दिखानी होती है कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो ऐसा करके अगर हम ऑप्शंस को रिजेक्ट कर देते हैं तो अपने अपने पास जो सही आंसर है वो निकल करके आ जाता है। अब देखो कुछ कीवर्ड कैसे हैं। केवल, सिर्फ, एक ही, ओनली या सोली। ठीक है, अगर केवल दिख जाए या सिर्फ दिख जाए या एक ही, रिजिड, बाउंड्री, रिस्ट्रिक्ट, चाइल्ड, होलिस्टिक ग्रोथ। अगर ये क्या करता है, ये बच्चे के ऊपर रिजिड बाउंड्री लगा देता है। रिजिड बाउंड्री लगाने की वजह से जो बच्चे की जो होलिस्टिक ग्रोथ होती है वो हो नहीं पाती है। तो क्या देखते ही रिजेक्ट करना है, केवल, सिर्फ या एक ही, या ऐसा बोल देता है एक ही विषय पे केंद्रित होकर रह जाना चाहिए, सिर्फ इस विषय पे या सिर्फ इस चीज़ पे केंद्रित होकर रह जाना चाहिए, या केवल इन बच्चों के लिए, केवल होनहार बच्चों के लिए, केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। अगर ऐसे सेंटेंस किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, निष्क्रिय, पैसिव। अगर बच्चा है वो सिर्फ पैसिव लिसनर बन के रह गया है, मतलब मेथड ऐसा चल रहा है क्लासरूम में कि बच्चा सिर्फ निष्क्रिय होकर सुन रहा है, उसका कोई भी सक्रिय पार्टिसिपेशन उस चीज़ के अंदर नहीं है। टीचर पढ़ाया जा रहा है, वो निष्क्रिय बैठा है। पढ़ाए तो इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चा भी एक्टिव होकर सुने। तो अगर किसी भी ऑप्शन से आपको ये फील आ रहा है कि इसमें तो बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, इसमें तो बच्चा पैसिव है, पैसिव लिसनर होके बैठा है, तो आपको वो ऑप्शन भी एलिमिनेट करना है। स्टूडेंट मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, पैसिव लिसनर नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको किसी भी ऑप्शन से इस तरह का फील आए कि इसमें तो बच्चा है जो पैसिव लिसनर बन के बैठा है, तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित। जिस भी ऑप्शन में ये दिखे आपको कि ये एजुकेशन शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए या पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा जो एनसीएफ ने बात की थी कि जो पाठ्यक्रम था या जो भी लर्निंग हम करा रहे थे, बच्चे को अधिगम जो करा रहे थे, वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ना वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ना वो शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ना वो प्रबंधन आधारित। तो कई बार ये भी ऑप्शन दे देते हैं कि प्रबंधन आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपको नेगलेक्ट करना है, जिसमें आपको बच्चे के अलावा किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता हुआ दिखाई दे। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था, स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत। अगर किसी चीज़ के मानक निर्धारित कर दिए गए हैं, किसी चीज़ के अगर मानक निर्धारित कर दिए गए हैं कि ये चीज़ सीखनी है हमने इस वैल्यू तक, तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत जाएगा। इग्नोर करना है, इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स। ठीक है भाई, मान लो हमने कोई वैल्यू निर्धारित कर दी कि इस बच्चे को तो इतना आ रहा है, इस लेवल तक ठीक है, ये तो ठीक है, और इस बच्चे को इस लेवल से थोड़ा सा कम आ रहा है, हमने कुछ वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू रख दी, तो वो गलत चीज़ है। तो हम उस ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, इसके बेस पे, स्टैंडर्ड्स के बेस पे जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, अगर ऐसे फील आ रही है ऑप्शन से, तो वो ऑप्शन भी हमें कट करना है। किसी भी चीज़ में फिक्स वैल्यू रख दी है कि यहाँ तक लर्न कराना है, किसी भी ऑप्शन में आपको मानकीकृत शब्द दिख जाएगा ना, मानकीकृत, मानक वैल्यू, मानक मूल्य, ये इस तरह का शब्द दिख जाए, तो उसको भी आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। ये सबसे ये एनसीएफ 2005 की जो सिफारिश थी वो ही है कि बच्चा रट के नहीं लिखेगा, मेमोराइज करके नहीं लिखेगा। आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर ये दिख जाए, याद करना, स्मरण करना, रट लेना, रट कर लिख देना, रट कर सुना देना, ये सब कैसे ऑप्शन की तरफ इशारा करते हैं, नेगेटिव ऑप्शन की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ गए होंगे। दंड देना, डरा देना। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे ने ये एक्सपेरिमेंट करते हुए टीचर को देखा और उसने उस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकाला, तो उसने जो निष्कर्ष निकाला वो गलत निष्कर्ष निकाला, तो आप एज ए अध्यापक के रूप में क्या करेंगे, क्योंकि हम तैयारी तो किसकी कर रहे हैं, हम टीचर बनने की ही तो तैयारी कर रहे हैं। तो पूछेगा कि आप एज ए अध्यापक, एज ए टीचर क्या करेंगे, तो उसमें ये इस तरह के ऑप्शन देता है। क्या आप उसको दंड दे के ये समझाएंगे, क्या आप उसको बाहर खड़ा कर देंगे सजा देने के लिए, या आप उसको स्कूल आने से रोक देंगे, या आप उसके मार्क्स कम लगा देंगे, या फिर आप उसके जो ग्रेड है वो कम दे देंगे। ठीक है,
तो ये सब कैसे है, ये सब आपको एलिमिनेट करने हैं। ओके, ये क्या कर देते हैं, बच्चे में एंजाइटी उत्पन्न कर देते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट को ख़राब कर देते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करती। नेक्स्ट है नामांकन पृथक्करण करना, लेबलिंग स्ट्रेटजी, करेक्टराइज स्टूडेंट्स, डैमेज सेल्फ इस्टीम। अगर हमने मान लिया कुछ ऐसा एक क्लास है, एक क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा वीक भी होता है, तो हम टीचर क्या करता है कि इस रो में तो इंटेलिजेंट बच्चे बैठेंगे, इस रो में वीक बच्चे बैठेंगे, तो जो ये हम करेक्टराइज कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, बच्चों को कैटेगरी बना देते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये अपने आप में नेगेटिव चीज़ें होती हैं। हमको समावेश करना है, शिक्षा का इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, तो हमारे लिए हर बच्चा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बच्चों को क्या करते हैं, अलग अलग बैठा देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि बच्चे के मन में हीन भावना पैदा हो जाती है कि देखो ये तो इंटेलिजेंट है, इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो हमारे लिए ये वाला ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो उससे बच्चे के अंदर हीन भावना वो पैदा हो जाती है और जो थिंकिंग है वो नैरो हो जाती है उसकी, तो इससे बच्चे का जो लर्निंग है वो कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट रहता है। तो ठीक है, इस तरह का ऑप्शन देखते ही भी आपको नेगेटिव पे जाना है। दूसरी बात है, वही बात है तुलना करना। हम बच्चे के सामने तुलना कर देते हैं दो स्टूडेंट्स की, तो वो क्या करता है, तुलना करना, कंपैरिजन करना, ये बच्चा ऐसे सीख रहा है, ये बच्चा आपको कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, वो उससे उससे बच्चे के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, वो बच्चों को, वो उस बच्चे के साथ मिल के कोलिब्रेट नहीं करेगा, उस बच्चे के साथ मिल के कुछ सीखेगा नहीं, बल्कि उसके दिमाग में तो स्ट्रेस उत्पन्न हो गया कि ये मेरी कैटेगरी का बंदा नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इससे क्या होगा कि जो साथ रहने का जो वो होता है, बच्चे साथ रह के सीख भी नहीं पाएंगे, तो ये भी हमारा नेगेटिव ऑप्शन है। और नेक्स्ट देखिए, नियंत्रण करना या कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना। देखो साइंस, ये सीटेट के जब मैंने PYQ कराए हैं, तो पेडागोजी के अंदर, साइंस के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जिनमें डिसिप्लिन की बात करता है टीचर। ठीक है, ऑप्शन में डिसिप्लिन शब्द दिया गया है, तो और वो भी कैसा, कठोर डिसिप्लिन, सख्त अनुशासन, इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो हम तो सोचते हैं कि हाँ भाई डिसिप्लिन होना चाहिए, ये आंसर करेक्ट होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जो डिसिप्लिन है, वो जो कठोर अनुशासन है, वो भी आपको नेगेटिव आंसर की तरफ इशारा करता है। किसकी तरफ? नेगेटिव आंसर की तरफ इशारा करता है। टीचर शुड फैसिलेट, नॉट कंट्रोल और डिक्टेटर। ठीक है, टीचर को फैसिलिटेटर का काम करना है, उसको सुविधा प्रदाता का काम करना है, वो सिर्फ बच्चों को सुविधा देगा, हाँ आप इस तरह से करो, इस तरह से करो। वो उनके ऊपर राजा बन के ना बैठे, राजा बन के अगर वो बैठ गया है, वो ही ऑर्डर देता रहेगा, अगर डेमोक्रेटिक क्लासरूम नहीं बनेगा तो बच्चा वहाँ से कंप्लीट लर्निंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। कोरा कागज, खाली स्लेट, ब्लैंक स्लेट, टेबुला रासा। चिल्ड्रन ब्रिंग रिच प्रायर बैकग्राउंड टू स्कूल। चिल्ड्रन ब्रिंग रिच प्रायर बैकग्राउंड टू स्कूल। कोरा कागज, खाली स्लेट, ये इस तरह के जो आप ऑप्शन दिखेंगे आपको, ये नेगेटिव की तरफ इशारा करते हैं। ग्रेडिंग देना, सबसे ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी के अंदर इससे क्वेश्चन आता है। ग्रेड दे देना, मार्क्स दे देना, ये क्या होता है, ग्रेड से और मार्क्स से बच्चों के ऊपर अनहेल्दी प्रेशर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अनहेल्दी प्रेशर बना देते हैं, जिससे माइंड बच्चे के ऊपर मार्क्स का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है इस चीज़ से। अंक के लिए पढ़ाना बिल्कुल नहीं। ये जो ऐसे शब्द आपको डायरेक्ट दिखेंगे, उनको आप, उन ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है। देखो 3, 4, 5 तक भी आपको ऑप्शन देगा, उनमें से कौन से ठीक है और कौन से गलत है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार तो हम इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर से तो हम सही निशान लगा लेंगे कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये वाले गलत है, लेकिन जो ऑप्शन देता है ना नीचे, वो इतना कंफ्यूज करके दे देता है कि हमने जो गलत सही किया था उसको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात पे सीटेट में पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अंक के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ाना। अंक अगर टीचर उनको
ये पेडागोजी के अंदर पूछेंगे आपसे कि उनको अंक के लिए पढ़ाना चाहिए, नहीं, तो ये नेगेटिव की तरफ आपको इशारा करेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फोकस ओनली, एम्प्लॉयमेंट फोकस ओनली, व्यावसायिक शिक्षा, देखो जो NEP है हमारी, वो व्यावसायिक शिक्षा की बात तो करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए पढ़ाना ये गलत बात है। ठीक है, बच्चों को सारी चीज़ें सिखानी ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना ही सही नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये भी नेगेटिव की तरफ जाता है। अवॉइड नैरो इकोनॉमिक व्यू इन द फंडामेंटल स्टेजेस। ठीक है, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट रेस्ट्रिक्शन, डाइवर्सिटी एज अ बर्डन। ठीक है, डाइवर्सिटी इज एन एसेट नॉट अ बर्डन। हाँ, जो अपसारी चिंतन है बच्चे में, उसका विकास करना चाहिए। वो अगर ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिनसे अपसारी चिंतन का विकास हो रहा है, अभिसारी, अगर जिस बच्चा एक ऑप्शन पे या एक पार्ट पे या एक लेसन पे संकुचित होकर रह जाता है ना, तो उसको तो बोलते हैं हम अभिसारी। और अगर बच्चे की किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी ऑप्शन से उसकी जो माइंड है, उसकी जो थॉट है, वो डिस्पर्स हो रही है, अब अपसार कर रही है, तो क्या हो जाएगा, तो बच्चे के अंदर जो क्या है, वो अपसारी चिंतन का विकास होना चाहिए। ये जो अपसारी चिंतन है, ये किसी तरह का बोझ नहीं है, बल्कि जो उसकी थिंकिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा विकास आता है उस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि किन ऑप्शन को हमें एक्सेप्ट करना है, किन ऑप्शन को हमें एक्सेप्ट करना है, उन ऑप्शन की अब हम बात करेंगे। तो देखिए, कुछ कीवर्ड्स आपको ऐसे दिखेंगे जिनको देखते ही आपको ऑप्शन को जो है चूज कर लेना है। ठीक है, सक्रिय, एक्टिव, बच्चा एक्टिव होकर सीख रहा है, एक्टिव एंगेजमेंट एंड एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, एक्सप्लोर करके सीख रहा है चीज़ों को। ठीक है, और फिर एक्टिव एंगेजमेंट कर रहा है, तो क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है, आपको उसको रिजेक्ट नहीं करना है, आपको उसको पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी NCF हो, RTE हो या फिर NEP 2020 हो, सबके अंदर जो सिफारिश की गई है, वो क्या सिफारिश की गई है कि बच्चे के अंदर चाइल्ड सेंटर डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। जो भी कुछ हम सिखा रहे हैं बच्चे को, वो सब कुछ कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। ठीक है, कीप चाइल्ड्स इंटरेस्ट, नीड एंड पेस एट दी कोर, बच्चे की जो इंटरेस्ट है, उसकी जो ज़रूरतें हैं और जो उसकी पेस है, उसको वो एट कोर पे ही रख के हमें आगे स्टडी करानी है उसको। ठीक है, प्रोत्साहित करना, अगर ऐसे ऑप्शन दिखे जिसमें बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, टीचर उनको प्रोत्साहित कर पा रहा है किसी भी ऑप्शन से, तो वो ऑप्शन आपको पॉजिटिव लेना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब है अवसर देना, बच्चों को अगर हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लर्निंग की या किसी भी चीज़ की एक्सप्लोर करने की, एक्सपेरिमेंट करने की, अगर बच्चे को हम क्या दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से भी वो जो है बच्चा एक्टिव हो जाएगा और उससे जो लर्निंग होगी वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी, बच्चे को डेवलप करने वाली होगी। तो ये ऑप्शन भी आपको स्वीकार कर लेना है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग तो बेस्ट है, ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा करके सीख रहा है, हैंड एक्सपीरियंस से सीख रहा है, डायरेक्ट प्रैक्टिस से सीख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। त्रुटियाँ, एरर, मिस्टेक, अगर बच्चा त्रुटियाँ कर रहा है, गलतियाँ कर रहा है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव आंसर नहीं है, वो पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि उसमें बच्चा गलतियाँ करके ही तो सीखता है। तो एरर आर एसेंशियल, तो अगर कहीं पे ये दिखता है कि बच्चा गलती करता है, एरर दिखाता है, ये करता है, वो करता है, उसने गलत निष्कर्ष निकाल लिया है, तो ये नेगेटिव में नहीं जाता, ये आंसर जो है ये पॉजिटिव के अंदर जाता है। ठीक है, चर्चा करना, समूह में कार्य करना, डिस्कस करना, ग्रुप वर्क, जो पीयर लर्निंग होती है एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, उससे बच्चे में कई चीज़ों का विकास होता है, साथ रहने का, जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल है, उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और बच्चे पेयर में ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका पॉजिटिव रहेगा। दैनिक जीवन से जोड़कर अगर बातें आप सिखा रहे हैं, कनेक्टिंग टू द डेली लाइफ, तो भी आंसर अपना पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट,
एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कवरिंग, बच्चा अन्वेषण करके खोज करके कुछ सीखना चाह रहा है, बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है, या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच है, तो ये कैसा आंसर होता है हमारा, ये पॉजिटिव आंसर होता है। अन्वेषण या एक्सप्लोरिंग या डिस्कवरी, और जिसमें इंक्वायरी की बात आए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात आए, तो वो आंसर अपना पॉजिटिव होता है। लचीला पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम कभी भी कठोर नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम को हमेशा हम लचीला फ्लेक्सिबल लेके चलेंगे, ठीक है। अडेप्टिंग टू डाइवर्स क्लासरूम नीड्स, ठीक है, अडेप्ट करेंगे, डाइवर्स अलग अलग चीज़ों को अडेप्ट करेंगे हम। सहयोगात्मक होना चाहिए, कोलिब्रेटिव होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। लर्निंग टुगेदर थ्रू सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन से लर्निंग की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। वेलकमिंग एंड सपोर्टिंग एवरी लर्नर, हर एक प्रकार का बच्चा, चाहे वो डिसेबिलिटी से भी ग्रसित क्यों ना हो, तो भी हमें उसको अलग से नहीं बल्कि मेन बच्चों के साथ, जो हमारे मुख्य धारा के बच्चे हैं, उनके साथ ही जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ताकि वो बच्चे भी मुख्य धारा में आने की कोशिश करें, ठीक है। रोल प्ले, रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोल प्ले डाइवर्स टीचिंग लर्निंग मेथड क्या करता है, डाइवर्स करता है टीचिंग लर्निंग मेथड से। बच्चों को रोल प्ले करवा के आप सिखा सकते हैं बहुत कुछ। ये बल्कि जो सबसे ज़्यादा है, ये लैंग्वेज वाली पेडागोजी के अंदर आपको दिखाई देगा, ये वाला सब, ठीक है, रोल प्ले वाला। रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, बच्चों में डाइवर्सिटी है, बच्चे अलग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो उस चीज़ से आपको परेशान नहीं होना है टीचर को कि ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, अब मैं किसका क्या क्या करूँ, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। उन सबको क्या करना है, वैल्यू देना है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम सीडीपी की। सीडीपी के अंदर देखो, सबसे पहले आपको जीन पियाजे पढ़ना है। जीन पियाजे से एक कहने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि क्वेश्चन 2 से 3 भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। उसकी जो 4 स्टेजेस हैं वो आपको पढ़नी है। कौन कौन सी, सेंसरी मोटर, प्रिपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। स्कीमा से क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, स्कीमा क्या है। असिमुलेशन अकोमोडेशन में डिफरेंस करके कंफ्यूज करता है, ये पूछ सकता है कि ये क्या है। और इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछ सकता है। वाइगोत्स्की का जो है जीपीडी से जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो किसमें, स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशन पूछ सकता है। स्कैफोल्डिंग की ही डेफिनेशन वो पूछता है जनरली, और एक जेडपीडी से क्वेश्चन आ जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग का क्या है, मॉरल डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस थी, और उनकी 3 लेवल थे, और उनकी जो 6 स्टेजेस थी, तो सबके बारे में तो आपको उनकी एजेस के बारे में पता होना चाहिए, और किस में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। और हिंज की द्विधा वाली जो बात है वो आपको लर्न होनी चाहिए कि वो किस तरह से काम कर रही है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, तो सारी जो इंटेलिजेंस है उनके नाम आपको पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है, ठीक है। नाम चामोस्की लैंग्वेज से रिलेटेड थे, तो लैंग्वेज वाली पेडागोजी के अंदर आपको नाम चामोस्की दिख सकता है। नेक्स्ट एनसीएफ एक इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 से 4 क्वेश्चन एनसीएफ से रिलेट करके ही पूछ सकता है, क्योंकि हर एक की पेडागोजी के अंदर एनसीएफ को इंक्लूड किया गया है। हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी के अंदर आपको एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है। तो ठीक है, वो क्या करता है, एनसीएफ में क्या सिफारिश की गई है कि बच्चे की नॉलेज को सिर्फ स्कूल तक सीमित मत रखो, उसको जो आप चीज़ें सिखा रहे हो वो बाहर वाले स्कूल से, बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ के सिखाओ। बच्चे पे किसी भी तरह का बर्डन ना रखो, शिक्षा जो हो वो बिना बोझ की शिक्षा हो बच्चे को, ठीक है, विदाउट बर्डन होनी चाहिए, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीएफ की ये बातें, वो एनसीएफ नेम जरूर देता है, एनसीएफ लिख देगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ऐसी बातें, और आपको ऑप्शन दिखेंगे इन पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स के साथ। तो आप उस एनसीएफ 2005 को देख के घबराना नहीं है, आपको उसके मेन ऑप्शन पे जाना है कि पूछ क्या रखा है। अगर जब आप उसके ऑप्शंस पे जाओगे तो आपको ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड्स है ये आपको दिखेंगे, तो वहाँ से आप आंसर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट
कर सकते हैं। NEP 2020 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर 5+3+3+4 वाला होना चाहिए, होलिस्टिक एजुकेशन और मल्टी लैंग्वेज। हाँ, मल्टी लैंग्वेज पे ये ध्यान ज़्यादा देती थी। तो लैंग्वेज वाले जो पेडागोजी है उसमें NEP से क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक जो बात है इसमें क्या है, व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई थी। अभी हम बोल रहे थे ना कि एकदम से व्यावसायिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए बच्चों को, बिल्कुल इकोनॉमी पे ही बेस सब कुछ नहीं सिखाना चाहिए। लेकिन जो NEP है 2020 वो क्या करती है, बच्चे को जो व्यवसाय का ज्ञान है ना, वो प्राथमिक वो जो उच्च प्राथमिक लेवल से ही बच्चे को विज्ञान की शिक्षा या फिर जो हस्तकौशल है उनकी शिक्षा, उन पे फोकस करती है। उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, RTE से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको जो हर एक की पेडागोजी के अंदर मिलेगा वो तो है CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव वो असेसमेंट। ठीक है, एजुकेशन। तो इसका जो है आपको क्या करना है, CCE को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। उसमें जो लगातार जो ये रचनात्मक मूल्यांकन या ये जो FA1 FA2 या ये जो होते हैं SA1 SA2, इनके बारे में आपको पढ़ना है कि ये किस तरह से लर्निंग में हेल्प करते हैं। क्या बार बार एग्ज़ाम ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या बार बार ये एग्ज़ाम जो हम लेते हैं इनसे बच्चे को प्रॉब्लम होती है, क्लासरूम डिस्टर्ब होता है, सिलेबस डिस्टर्ब होता है। इस तरह के क्वेश्चन है जो नेगेटिव की तरफ इशारा करते हैं। तो इन सब का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इससे क्या होता है कि जैसे ही पाठ खत्म हुआ, पाठ खत्म होते ही हमें बच्चे की क्या पता चल जाएगी कि किस बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमने तो पर्टिकुलर बच्चे की प्रॉब्लम पता चलती है और फिर उसके बाद हम उसकी रेमेडियल टीचिंग कराते हैं। जब हमें बच्चे की बीमारी का पता लग जाता है तो हम उसकी रेमेडियल टीचिंग कराते हैं। रेमेडियल टीचिंग से हमें क्या पता चलता है, रेमेडियल टीचिंग सभी के लिए नहीं होती। जिस बच्चे को जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम रेमेडियल टीचिंग कराते हैं, सबके लिए रेमेडियल टीचिंग नहीं होती। एक ये क्वेश्चन पूछता, रेमेडियल टीचिंग पहले होती है, डायग्नोस्टिक टीचिंग पहले होती है, तो आपको बतानी है कि कौन सी पहले होती है। फिर आपको ये बतानी है कि जो रेमेडियल टीचिंग है क्या वो सभी के लिए होती है या इंडिविजुअल के लिए होती है, तो वो इंडिविजुअल के लिए होती है। ठीक है, तो ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर RTE 2009 के अंदर वो है CCE। अब इंक्लूसिव एजुकेशन तो होनी चाहिए भाई सभी को, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर वन रूट रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल और कॉग्निटिव डिफरेंस। अगर उनके अंदर फिजिकल डिफरेंस भी है, कोई बच्चा हैंडीकैप भी है, तो उसको भी हम मेन बच्चों के साथ रख के ही पढ़ाएं। उसको ये ना हो कि ये डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो हम इसको अलग से पढ़ाएं। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो नॉर्मल बच्चों की तरह आगे आने की कोशिश करेगा और वो मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन पूरे CTET के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हाँ क्या है, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। ये शब्द आपको दिखेंगे पेडागोजी के अंदर, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, उनको स्वीकार कर लेना है। अब बात देखिए, अब ये जो मेथड है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, इनसे क्वेश्चन आपको मैथ में और साइंस में तो देखने को मिलेगा, खासकर मैथ में आपको देखने को मिलेगा डिडक्टिव वाला, और इंडक्टिव वाला आपको साइंस में देखने को मिलेगा। और साइंस में आपको जो एक्सपेरिमेंट वाला सिस्टम है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ठीक है, ये हमने बात की 60 मार्क्स की। 60 मार्क्स की हमने बात कर ली है कि ये ऑप्शन दिखे तो आपको आंसर को स्वीकार करना है और ये ऑप्शन दिखे तो आपको आंसर को रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ये हो गए अपने 60 मार्क्स। 60 मार्क्स हम सब्जेक्ट से गेन कर लेंगे, 60 नहीं तो 50 कर लेंगे। 50 और 8 से 10 नंबर हम किस किस के अंदर, हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने, हमारा जो ये है 120 वाला प्लान है, तो 120 60 मार्क्स सब्जेक्ट और पेडागोजी से 30 मार्क्स हम क्या कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश CDP वगैरह से हम गेन कर सकते हैं। तो टोटल ये हो गया 120 का अपना टारगेट। तो आपको
इस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो पेडागोजी की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ऑप्शन, इन वर्ड्स को 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ये वर्ड दिखते ही आपको आंसर को नेगलेक्ट कर देना है, और जो पॉजिटिव वाले हैं उनको देख के आपको आंसर को एक्सेप्ट कर लेना है। और इन्हीं के बेस पे आप CDP के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, CDP के भी, ठीक है। तो बचेंगे क्या CDP के अंदर, मनोवैज्ञानिक बचेंगे, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी तो भाई देखो स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है, और स्पेसिफिक जो वर्डिंग उन्होंने यूज़ की है, स्कैफोल्डिंग हो गया, एसिमुलेशन वगैरह हो गया, ये उन्होंने खुद जो वर्ड यूज़ किए थे उन वर्ड से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछता है। तो उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं। बाकी 10 ईयर के जो PYQ हैं साइंस के, वो मैंने अपने चैनल पे करा रखे हैं। आपको PYQ मस्ट सोल्व करके जाने हैं, क्योंकि PYQ से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितना लेंदी हो सकता है, कितना शॉर्ट हो सकता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर बनता है, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। ये कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, और अब ज़्यादा नए नए टॉपिक में उलझने का टाइम नहीं है। तो क्या करना है, जो आपने पढ़ लिया है उसका ही रिवीजन करते जाओ, और ज़्यादा बर्डन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CTET इतना हार्ड भी नहीं आता है। अगर आपने उधर पेपर टाइम में, एग्ज़ाम हॉल में, अगर आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा दिया है, अगर आपने शांति से पेपर को पढ़ भी लिया है ना, तो आप पेपर को सॉल्व करने में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।